साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में। आज हम चल रहे हैं अपने इस चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर। और आज जो विषय आपको चल रहा हूं पढ़ाने वो विषय है भारत और शीत युद्ध। हमने शीत युद्ध में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब हम चल रहे हैं अपने देश को समझने कि हमारा देश शीत युद्ध के समय में किस प्रकार से उसने शीत युद्ध के समय में अपनी भूमिका निभाई। और इसके साथ ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाएगा। ये इस चैप्टर का आखिरी विषय है। अभी तक मैंने सारे विषयों को बहुत ही विस्तार से आपको समझा दिया है। आप सारे विषयों को जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप इसको भी नहीं समझ पाएंगे। समझ नहीं पाते? तो अगर आपको सभी विषयों को बहुत अच्छे से समझना है, आने वाले सभी विषयों को समझना है, तो इससे पहले के जितने वीडियोस हैं उनको जरूर आप देख लीजिएगा एक बार। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के विषय को विस्तार के साथ और समझते हैं कि शीत युद्ध के दौर में भारत ने क्या भूमिका निभाई, भारत की क्या भूमिका थी और भारत ने किस प्रकार से शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियों के खेमे में न शामिल होते हुए भी दोनों महाशक्तियों पर किस प्रकार का प्रभाव डाला और किस प्रकार से उनसे अपना काम निकलवाया। इस चीज को समझते हैं। और इस चीज में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। पंडित जवाहरलाल नेहरू की, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध के दौर में भारत ने दो स्तर पर अपनी भूमिका निभाई। आप सबको पता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का भारत एक नेता था। क्यों? क्योंकि भारत उसका संस्थापक देश था। भारत उसका संस्थापक देश था। तो भारत ने इस स्तर पर दो तरह की भूमिकाएं निभाई। एक स्तर पर भारत ने सजग और सचेत रूप से अपने को दोनों महाशक्तियों की खेमेबंदी से अलग रखा। दूसरे, भारत ने उपनिवेशों के चंगुल से मुक्त हुए 9 स्वतंत्र देशों के महाशक्तियों के खेमे में जाने का पुरजोर विरोध किया। भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का निर्माण करके दो चीजें करी। पहले तो उसने अपने आप को दोनों महाशक्तियों के चंगुल से बचाया और दुनिया के जो नए देश आजाद हो रहे थे उनको भी उस चंगुल से बचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उनको भी इस चंगुल में ना जाने देने से, उनको भी इस चंगुल से बचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये है भारत की पहली सबसे बड़ी कामयाबी। ये है भारत की सबसे बड़ी पहली कामयाबी जो उसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से प्राप्त की। आगे सुनो। भारत की नीति ना तो नकारात्मक थी और ना ही निष्क्रियता थी। निष्क्रियता, मैंने आपको पहले बता दिया था कि भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का निर्माण करके न पृथकतावाद की नीति को अपनाया था और ना ही तटस्थता की नीति का। भारत ने सभी रूपों में अंतरराष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप किया और गलत को गलत और सही को सही बताने में कभी पीछे नहीं हटा। कभी भी गलत को गलत और सही को सही बताने में कभी भी पीछे नहीं हटा। समझ में आई बात? तो भारत की जो विदेश नीति थी या भूमिका थी वो नकारात्मक नहीं थी या निष्क्रियता की नहीं थी कि हम इंटरफेयर ही नहीं करेंगे, हम पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। भारत ने पूर्ण रूप से अंतरराष्ट्रीय मामलों में पार्टिसिपेट किया और जो गलत था उसे गलत बताया और जो सही था उसे सही बताया। और दोनों खेमों के साथ उसके अच्छे संबंध रहे। अगर किसी ने उसको आंख दिखाने की कोशिश की तो उसने दूसरे खेमे के देश से दोस्ती बढ़ाई। कभी हम किसी के चेले नहीं बने। चेले और दोस्त में अंतर होता है। चेला और दोस्त अंतर होता है।
चेला हमेशा गुरु को आंख मूंद कर फॉलो करता है, और दोस्त गलत को गलत बताता है और सही को सही बताता है। चेला क्या होता है, गलत में भी सर हाँ सर और सही में भी हाँ सर। तो ये अंतर था। भारत ने हमेशा दोस्त की भूमिका निभाई, कभी चेले की भूमिका नहीं निभाई, पाकिस्तान की तरह। समझ में आई बात? नेहरू ने विश्व को याद दिलाया कि गुट निरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है। मतलब पलायन का मतलब ये जो गुट निरपेक्षता की नीति है, ये भाग जाने की या चले जाने की नीति नहीं, समस्या से भाग जाने की या समस्या को छोड़कर कहीं चले जाने की नीति नहीं है। समस्या में शामिल होकर समस्या को दूर करने की नीति है आपकी गुट निरपेक्षता की नीति। समस्या में शामिल होकर समस्या को दूर करने की नीति है हमारी गुट निरपेक्षता की नीति। आगे सुनो। नेहरू ने विश्व को याद दिलाया कि गुट निरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं, इसके विपरीत भारत शीत युद्धकालीन प्रतिद्वंदिता की जकड़ ढीली करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के पक्ष में था। भारत ने दोनों गुटों के बीच मौजूद मतभेदों को कम करने की कोशिश की और इस तरह उसने इन मतभेदों को पूर्णव्यापी युद्ध का रूप लेने से रोका। भारत के राजनयिकों और नेताओं का उपयोग अक्सर शीत युद्ध के दौर के प्रतिद्वंदियों के बीच संवाद कायम करने तथा मध्यस्थता करने के लिए हुआ। समझना की बात? भारत ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई दोनों महाशक्तियों के बीच में मध्यस्थता करने की, बहुत बड़ी भूमिका। दोनों महाशक्तियों के बीच जब जब संवाद रुका तब तक भारत के राजनयिकों ने, भारत के लीडर्स ने उनके बीच में संवाद कायम कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो अब ये आप जान लें कि भारत की शीत युद्ध में शून्य वाली पोजीशन नहीं, भारत की पोजीशन बहुत तगड़ी थी, बहुत ही तगड़ी। भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करके अपने आप को विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण ताकत बना लिया था और आज आप जान रहे हैं भारत एक बहुत बड़ी ताकत बनता चला जा रहा है। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं इन नीतियों का बहुत बड़ा योगदान था। भारत ने शुरू से ही अपनी नीतियां स्पष्ट रखी कि पहले मेरा देश, उसके बाद कोई और। पहले मेरा देश, मेरे देश को अगर आपसे नुकसान है तो मैं आपके साथ डील नहीं करूंगा। अगर मैं आपके साथ काम करने में मेरा नुकसान है तो मैं कदापि आपके साथ काम नहीं करूंगा, चाहे आपसे मेरी मित्रता हो जाए, चाहे आपसे मेरी शत्रुता हो जाए, कोई फर्क मुझे नहीं पड़ता। लेकिन अगर मेरा आपके साथ बेनिफिट है, मेरे देश के नागरिकों का आपके साथ बेनिफिट है, तो मैं आपके साथ काम करूंगा, चाहे मेरा दोस्त भी क्यों ना खफा हो जाए। ये भारत की बहुत ही स्पष्ट नीति थी और ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के दौर में भी दिखाई पड़ती थी। अभी सुनना। मिसाल के तौर पर 1950 के दशक के शुरुआती सालों में कोरियाई युद्ध के दौरान, यहाँ यह याद रखना भी जरूरी है कि भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल अन्य सदस्यों को भी ऐसे कामों में संलग्न रखा। शीत युद्ध के दौरान भारत ने लगातार उन क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सक्रिय बनाए रखने की कोशिश की जो अमेरिका अथवा सोवियत संघ के खेमे में नहीं थे। नेहरू ने स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्रों के एक सच्चे राष्ट्रकुल के ऊपर गहरा विश्वास जताया जो शीत युद्ध को खत्म करने में न सही पर उसकी जगह ढीली करने में ही सकारात्मक भूमिका निभाई। नेहरू जी इस चीज में बहुत भरोसा करते थे कि अगर हम सब जो विकासशील देश है या जिन्हें अभी अल्प विकसित या नौ स्वतंत्र देश है, अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो हम शीत युद्ध तो ना खत्म कर पाएंगे लेकिन शीत युद्ध को कमजोर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।
क्यों? क्योंकि हम भी एक अल्टीमेट पावर मतलब उसी के समान एक तीसरी पावर बन सकते हैं, जिससे कि इनको मजबूरन अपने आप को रोकना पड़ेगा इस युद्ध में। क्योंकि जब आपको दिखेगा आपके कंपटीशन में एक तीसरी पार्टी आ रही है, तो आप आपस में लड़ना छोड़ेंगे और उसके साथ compete करने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ाई करना भूल जाएंगे। भाई जब आप एक तीसरा व्यक्ति आ जाएगा मैदान में, तो आप दोनों जो पहले आपस में लड़ रहे थे, तो अब आप दोनों रुकोगे ना कि यार हमारा एक और कंपटीशन आ गया है, और अगर हम आपस में लड़ते रहे तो ये तो हमारी लड़ाई का फायदा उठाकर आगे निकल जाएगा। तो इसीलिए नेहरू जी इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देते थे कि अगर हम सब एकजुट हो जाएंगे, तो हम इस शीत युद्ध को खत्म तो नहीं, लेकिन इसकी पकड़ को कमजोर जरूर कर सकते हैं। इसकी पकड़ को हम कमजोर जरूर कर सकते हैं। समझ में आई बात? कुछ लोगों ने माना कि गुट निरपेक्षता अंतरराष्ट्रीयता का एक उदार आदर्श है, लेकिन यह आदर्श भारत के वास्तविक हितों से मेल नहीं खाता। यह बात ठीक नहीं है। गुट निरपेक्षता की नीति ने कम से कम दो तरह से भारत का प्रत्यक्ष रूप से हित साधन किया। भाई मैंने पहले बता दिया है, भारत ने अपने हित को साधने के लिए ही तो एक नए गुट का निर्माण कराया ना। अगर उसको अपना हित प्यारा नहीं होता तो वो क्यों गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापन करवाता? उसे अपना हित प्यारा था ना, तभी तो उसने दोनों खेमों में ना जाकर एक नए खेमे को पैदा किया। एक नए खेमों को पैदा करने का मूल कारण क्या है? मेरा हित, मेरा फायदा। तो कुछ लोग कहते हैं कि भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति के माध्यम से अपना हित साधा है, अपना हित मतलब अपना फायदा उठाया है। सही बात है भाई, मैं फायदा क्यों ना उठाऊं? वो दोनों भी तो फायदा उठा रहे हैं। उन दोनों ने दुनिया को बांटा किस लिए है? अपने फायदे के लिए। तो हम अगर फायदा उठा रहे हैं तो गलत क्या है इसमें? गलत क्या है? हम अगर फायदा उठा रहे हैं तो गलत क्या है? आप दोनों लड़ो, आप दोनों उस काबिल हो कि आप लड़ सकते हो। हम काबिल नहीं थे उस समय। अगर हम लड़ेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारे पास उतने संसाधन, हमारे पास उतनी क्षमता नहीं थी कि हम लड़ सकें आपके साथ, या हम आपके साथ शामिल हो और लड़ाई में लड़ते रहें। हम किसी से भी दुश्मनी करने का खतरा नहीं उठा सकते। हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे कि हम खतरा उठाएं लड़ाई करने का और अपनी जनता के विकास को पीछे छोड़ दें ना। हमारा मूल उद्देश्य था हमारी जनता का विकास, और हम अपनी जनता के विकास करने के लिए ही हमने ये तीसरा संगठन बनाया था, जिससे कि हमें दोनों ही शक्तियों से फायदा मिल सके, दोनों ही शक्तियां हमें अनदेखा ना कर सके, दोनों ही महाशक्तियां हमें एक अपना मित्र देखें, चेला नहीं। हमें चेला किसी का नहीं बनना था, हमें जरूरत के हिसाब से दोस्ती निभानी थी। समझ रहे बात? सुनना था। पहली बात तो यह कि गुट निरपेक्षता के कारण भारत ऐसे अंतरराष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सका जिससे उसका हित सत्ता हो, ना कि महाशक्तियों का और उनके खेमे के देशों का। सही बात है भाई, हमने इसीलिए तो बनवाया ही था, जिससे कि हम हमेशा इस स्थिति में रह सके कि जहां हमारा फायदा हो हम वहां उस प्रकार का फैसला ले सके। हमें महाशक्तियों के फायदे से कोई मतलब नहीं था, हमें तो अपने फायदे से मतलब था। भैया आप दोनों भी तो अपने फायदे का काम कर रहे हो ना, तो अगर हम अपने फायदे के हिसाब से फैसले ले रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? तो हमने इसीलिए तो गुट निरपेक्षता का पालन किया ना, इसीलिए तो हमने
गुट निरपेक्षता का पालन किया। तो ये गुट निरपेक्षता की सबसे बड़ी एडवांटेज है किसके लिए? भारत के लिए, कि गुट निरपेक्षता ने भारत को हमेशा एक ऐसी स्थिति प्रदान करी, भारत को एक ऐसी स्थिति प्रदान करी कि भारत किसी भी महाशक्ति के अनुसार नहीं, अपने अनुसार अपने फैसले लेता। समझ रहे हो? अगर किसी महाशक्ति को नुकसान हो रहा है उस फैसले से तो भारत हटता नहीं था। अगर भारत का फायदा हो रहा है उस फैसले से तो भारत उस फैसले को लेने में कभी हिचकता नहीं था। भारत उस फैसले को लेता था और उससे अपना बेनिफिट करता था। ये है पहली एडवांटेज गुट निरपेक्ष आंदोलन की, समझ में, भारत के लिए। और दूसरी क्या? दूसरा, भारत हमेशा इस स्थिति में रहा कि एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो वह दूसरी महाशक्ति के करीब आने की कोशिश करे। अगर भारत को महसूस हो कि महाशक्तियों में से कोई उसकी अनदेखी कर रहा है या अनुचित दबाव डाल रहा है तो वह दूसरी महाशक्ति की तरफ अपना रुख कर सकता था। दोनों गुटों में से कोई भी भारत को लेकर ना तो बेफिक्र हो सकता था और ना ही धौस जमा सकता था। क्यों नहीं जमा सकते थे? क्योंकि हम आपके चेले नहीं थे, हम आपके गुट में नहीं थे, हम एक स्वतंत्र शक्ति थे। हमारे ऊपर अगर आप धौस दिखाने की कोशिश करते तो हम आपके विरोधी गुट में चले जाते, और अगर हम विरोधी गुट में चले जाते तो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान होता। तो कभी भी कोई भी महाशक्ति भारत के संबंध में बेफिक्र नहीं रह सकती या भारत को आंख दिखाने की चेष्टा नहीं कर सकती, भारत को अपने इशारे पर नचाने की चेष्टा नहीं कर सकती थी। क्यों नहीं कर सकती थी? क्योंकि भारत किसी का चेला नहीं था। भारत ने अपने आप को, अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि अलग मजबूत की थी। किसके माध्यम से? गुट निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से। और इस गुट निरपेक्ष आंदोलन ने ही आज भारत को इतनी ज्यादा अंतरराष्ट्रीय शक्ति प्रदान की हुई है। समझ में आई बात? इतनी ज्यादा जो अंतरराष्ट्रीय शक्ति आज भारत को मिल रही है, उस अंतरराष्ट्रीय शक्ति के मिलने के पीछे इस गुट निरपेक्षता की नीति का ही कारण है जो उसने शीत युद्ध के दौर में अपनाई थी। उसने भारत को एक सशक्त राष्ट्र की पहचान प्रदान की। समझ में आई बात? आगे सुनो। भारत की गुट निरपेक्षता की नीति की कई कारणों से आलोचना की गई। हम यहाँ ऐसी दो आलोचनाओं की चर्चा करेंगे। बहुत से लोग भारत की गुट निरपेक्षता की नीति की आलोचना भी करते हैं कि भारत ने गुट निरपेक्षता का दुरुपयोग किया। अरे भाई, मेरा फायदा जिसमें होगा मैं वैसे करूंगा। ये दोनों महाशक्तियां भी तो कर रही हैं, उन पे तो आपने सवाल कभी नहीं खड़ा किया, लेकिन हम पे तो आप सवाल करेंगे। क्यों? क्योंकि हम विकासशील देश हैं। हमसे तो आप हर मर्यादा का, हर सिद्धांत का पालन करने की अपेक्षा करते हैं, लेकिन महाशक्तियों से तो आप कभी नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनसे अगर आप सवाल पूछेंगे तो वो आपके मुंह में ही गोली डाल देंगे, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। हम लोकतंत्र के सिद्धांतों की बहुत अच्छे से कद्र करते हैं, इसलिए आप हम पर किसी भी प्रकार का आरोप लगा, हम कुछ नहीं कहते। आलोचना होती है कि भारत शीत युद्ध के दौर में बिन पैंती का लूटा था, सिद्धांत विहीन था। बिन पैंती का लूटा था कि जहां उसको अपना फायदा दिखता था वो उधर लुढ़क जाता था। तो भाई, मैं तो पहले ही कह रहा हूं ना, हमने इस नीति का निर्माण इसीलिए तो किया था जिससे कि हम पर कोई धौस ना जमा सके। तो अगर हमारे देश को सोवियत से फायदा हो रहा है तो हम सोवियत की तरफ चले जाएंगे, और अगर हमारे देश को अमेरिका से फायदा हो रहा है तो हम अमेरिका की तरफ चले जाएंगे। इसमें क्या दिक्कत? हम मित्रता कर रहे थे, हम कोई चेलागिरी तो कर नहीं रहे थे कि आंख मूंद कर तुम्हारी बात को मानेंगे। कदापि नहीं। हमने तो कभी ये किया ही नहीं।
हमने गलत को गलत और सही को सही बताने में कभी कोई कोर कसर नहीं रखी। समझ में आई बात? आगे सुनिए। आलोचकों का एक तर्क यह है कि भारत की गुट निरपेक्षता सिद्धांत विहीन है। कहा जा सकता है कि भारत ने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मामलों पर कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता है। अरे भैया, हम कह तो चुके, क्यों ले हम जहां हमारा हित नहीं है, हमारे हित को नुकसान हो रहा है, तो हम उस मामले में क्यों कोई फैसला लें? अगर मेरा नुकसान होगा तो मैं क्यों लूं? पड़ा रहे वैसे ही। अगर उस निर्णय में मैं अपनी राय नहीं दे रहा हूं और अगर मेरी राय देने से मेरा नुकसान होने वाला है तो मैं राय दूंगा कभी नहीं। तो क्या दिक्कत? पहले मेरा राष्ट्र है, उसके बाद ये अंतरराष्ट्र है। अगर मेरा राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेगा तो मैं अंतरराष्ट्र की सुरक्षा का क्या आचार डालूंगा? आपने ये युद्ध स्टार्ट किया, मैंने तो करा नहीं है, तो मैं अपना अगर फायदा देख रहा हूं तो इसमें गलत क्या है? गलत क्या है भाई? मेरा हित पहले है, मेरी जनता ने मुझे चुना किस लिए? अपने देश के लिए ना, कि मेरा देश सुरक्षित रहे, मेरा देश आगे बढ़े। आप लोगों ने ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया है, आप भरो इसका खामियाजा। मैं क्यों भरूं? मैं क्यों सिद्धांतों का पालन करूं? आप कौन से सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं ये बताएं मुझे। आपने कितने सिद्धांतों का पालन किया? आपने अपने बम को टेस्ट करने के लिए दुनिया के 2 बड़े आधुनिक शहरों को बर्बाद कर दिया। तो आप हमसे अपेक्षा करते हैं लेकिन अपने आप से नहीं करते। आपके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं, हमारे लिए सारे रूल रेगुलेशन। ये कैसी बात है भैया? आप जैसे अपने फायदे देख रहे थे वैसे हम भी देख रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? कोई बात नहीं, हम बिन पैदी के लौटे थे। भैया, आपने परिस्थिति वैसी बना रखी थी, आपने हमारे पड़ोसी के सर पे अपना हाथ रख रखा था और उसे हमारे खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां करने के लिए पैसे फंड कर रहे थे। वो आपके पैसे का मिसयूज कर रहा था हमारे ऊपर, तो हम क्या करें? हम क्यों ऐसे मामलों में इंटरफेयर करें जिसमें हमारा नुकसान हो रहा हो? हम क्यों फैसला लें? आप खुद बताइए हमें। तो हम बिन पेंदी के लूटे थे, क्यों? क्योंकि हमें पहले अपने देश को देखना था। सिद्धांत जाए भाड़ में, पहले हमें हमारा देश बनाना था, हमारे देश को मजबूत करना था। उसके बाद ये सिद्धांत थे, उसके बाद ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति थी। समझ में आई बात? तो जो लोग भारत पर यह आरोप लगाते हैं कि भारत सिद्धांत विहीन राजनीति कर रहा था शीत युद्ध के दौर में, तो गलत नहीं था। भारत को पहले अपने देश को बनाना था, मजबूत करना था। तो सिद्धांत विहीन राजनीति भारत की गलत नहीं थी मेरे विचार। पहले भाई मेरा राष्ट्र, क्योंकि आप इतनी बड़ी ताकत बिना छल कपट के नहीं बने हैं। सबको पता है दुनिया में कि आप दोनों जो महाशक्तियां बने बैठे हैं, महाशक्तियां बनने के पीछे आपने कितनी सैनिक ताकत, कितनी आर्थिक ताकत, कितनी बेईमानी का प्रयोग किया है, ये दुनिया जहां से छिपा नहीं है। सबको पता है कि अमेरिका ने कैसे हमला किया, अमेरिका किस प्रकार से दुनिया की इतनी बड़ी ताकत बना है, सब जानते हैं। यूएसएसआर किस प्रकार से इतना ताकतवर बना, उसने किस प्रकार से दुनिया के इतने देशों पर नियंत्रण स्थापित किया, सबको पता है। अमेरिका ने किस प्रकार से दुनिया के बहुत सारे देशों को बर्बाद किया, सबको पता है। आप तो बर्बाद करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे, हम तो अपने देश को मजबूत करने के लिए सिर्फ कुछ चीजों में शामिल नहीं हो रहे थे, तब आप हम पर आरोप लगा रहे हैं। पहले आप अपने गिरेबान में झांकिए, उसके उपरांत हम पर आरोप लगाइए तो ज्यादा बेहतर होगा। आगे सुनिए। आलोचकों का दूसरा तर्क है कि भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं रही और कई बार भारत की स्थिति विरोधाभासी रही। महाशक्तियों के खेमों में शामिल
होने पर दूसरे देशों की आलोचना करने वाले भारत ने स्वयं सन 1971 के अगस्त में सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए। विदेशी पर्यवेक्षकों ने इसे भारत का सोवियत खेमे में शामिल होना, भारत की सरकार का दृष्टिकोण यह था कि बांग्लादेश संकट के समय उसे राजनीतिक और सैनिक सहायता की जरूरत थी और यह संधि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों से अच्छे संबंध बनाने से नहीं रोकती। तो कुछ लोगों ने भारत पर यह आरोप लगाया जब भारत ने 1971 में सोवियत के साथ मित्रता की एक संधि की तो दुनिया ने उस पर आरोप लगाया कि भारत सोवियत खेमे में शामिल हो गया। लेकिन हमने मित्रता की संधि की थी, हमने चेला बनने की संधि नहीं की थी। और इस संधि के अंतर्गत ये तो कहीं था ही नहीं कि अगर तुम मेरे साथ मित्रता कर रहे हो तो तुम अमेरिका के साथ मित्रता नहीं कर सकते, ऐसा तो कहीं था ही नहीं। हमारी उस समय स्थिति ऐसी नहीं थी, हमारी स्थिति हमें मदद की जरूरत थी तो उसने हमें मदद का हाथ बढ़ाया तो हमने वो हाथ पकड़ लिया एज ए फ्रेंड। उसने एज ए फ्रेंड हमें मदद दी तो हमने एज ए फ्रेंड उसकी मदद एक्सेप्ट करी। और आप सबको पता है कि आपने पाकिस्तान को मदद दी थी, अगर सोवियत उस समय हमें मदद नहीं देता तो आप तो हमें ठोक देते। आप तो हमें ठोकने के लिए अपनी जहाजें भेज चुके थे ना। आप तो पाकिस्तान जिसकी आज आप मदद भी नहीं कर रहे हो उसकी मदद कर रहे थे उस समय, हमें बर्बाद करने के लिए, हमें अपने खेमे में शामिल, हमें बर्बाद करने के लिए, हमें नष्ट नाबूद करने के लिए आप तो उसकी मदद कर रहे थे। वो कितना भी गलत करे आप उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन हम अगर कुछ भी गलत कर देते थे तो हमारे खिलाफ आप खड़े हो जाते थे। तो अगर हमने 1971 में सोवियत संघ के साथ मित्रता की तो हमने कभी गुटनिरपेक्षता की नीति का उल्लंघन नहीं किया, हमने मित्रता की थी, हमने उसका खेमा ज्वाइन नहीं किया था, हमने उसका खेमा नहीं ज्वाइन किया था, हमने गुटनिरपेक्षता की नीति का तभी पालन किया था। और हमने जब सोवियत भी कभी गलती कर रहा तो हमने सोवियत को भी उसकी गलती को दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। समझ नहीं बात? तो हमने कभी गुटनिरपेक्षता की नीति का उल्लंघन नहीं किया, हमने कभी भी गुटनिरपेक्षता की नीति का उल्लंघन नहीं किया। और हर राष्ट्र अपना फायदा देखता है, तो अगर हमने भी अपना फायदा देखा और अपने फायदे के हिसाब से कुछ फैसले लिए तो वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है। इसे ही कहते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति, इसे ही कहते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति। तो हमने भी राजनीति की, आपने भी तो अपने फायदे के हिसाब से पूरी दुनिया को अपना चेला दो खेमों में बांटा ना, अपनी ताकत, अपनी विचारधारा का प्रदर्शन करने के लिए ही। तो अगर हमने थोड़ा सा सिद्धांतों का पालन ना करते हुए अपने देश का फायदा देखा तो कहां से गलत है, आप खुद सोचिए जरा और इसका उत्तर लिखिएगा बढ़िया से, आप सब लिखिएगा जरूर। गुटनिरपेक्षता की नीति शीत युद्ध के संदर्भ में पनपी थी। दूसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे कि सन 1990 के दशक की शुरुआती वर्षों में शीत युद्ध का अंत और सोवियत संघ का विघटन हुआ। इसके साथ ही एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन और भारत की विदेश नीति की मूल भावना के रूप में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता तथा प्रभावकारिता में थोड़ी कमी आई। बहरहाल गुटनिरपेक्षता में कुछ आधारभूत मूल्य और विचार शामिल हैं। गुटनिरपेक्षता इस बात की पहचान पर टिकी है कि उपनिवेश की स्थिति से आजाद हुए देशों के बीच ऐतिहासिक जुड़ाव, और यदि ये देश साथ आ जाए तो एक सशक्त ताकत बन सकते हैं। भारत मानता है कि जिन देशों ने उपनिवेशवाद की गुलामी सही, उपनिवेशवाद का दंश सहा है, अगर वो सारे देश एकजुट हो जाएं तो वो अपने आप में एक नई ताकत बन सकते हैं। और सोवियत संघ के विखंडन के बाद गुटनिरपेक्षता की आंदोलन के रूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो गया है, या आज के टाइम पर गुटनिरपेक्षता की
वो भूमिका, वो महत्व तो नहीं दिखाई पड़ता जो शीत युद्ध के समय काल में दिखाई पड़ता था। क्यों? क्योंकि उस समय अमेरिका का एक प्रतिद्वंदी राष्ट्र था, एक प्रतिद्वंदी था, और उस प्रतिद्वंदी से लड़ने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्र एकजुट थे। लेकिन जब से अमेरिका का प्रतिद्वंदी सोवियत संघ खत्म हुआ, तब से गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों में अपने राष्ट्र के विकास की, अपने फायदे की सबसे ज्यादा अभिलाषा पैदा हो गई। उसके बाद से इसके महत्व में बहुत सारी कमी आ गई। किसके? गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो महत्व थी। लेकिन भारत मानता है कि अगर उपनिवेश के जो चंगुल से देश निकले हैं, अगर वो सब एकजुट हो जाएं और गुटनिरपेक्षता की ताकत को पुनः संगठित करके उसी रूप में परिवर्तित करें, तो हम भी अमेरिका की एक प्रतिद्वंदी ताकत बन सकते हैं। अमेरिका की एक प्रतिद्वंदी ताकत बन सकते हैं। लेकिन विश्व राजनीति है, यहाँ सबसे पहले अपना फायदा देखा जाता है, उसके बाद कुछ और चीजों पर ध्यान दिया जाता है, फिर कुछ और चीजों पर ध्यान दिया जाता है। आगे गुटनिरपेक्षता का आश्रय है कि गरीब और विश्व के बहुत छोटे देशों को भी किसी महाशक्ति का पिछलग्गू बनने की जरूरत नहीं है। ये देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपना सकते हैं। यह आंदोलन मौजूदा असमानताओं से निपटने के लिए एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाने और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को लोकतंत्र धर्मी बनाने के संकल्प पर भी टिका है। अपने आप में यह विचार बुनियादी महत्व के हैं और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी प्रासंगिक है। आज भी ये प्रश्न बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न खत्म हो गए हैं। किसी को भी किसी का पिछलग्गू बनने की जरूरत नहीं है। सबको अपने देश को चलाने की अपनी स्वतंत्र नीति का पालन करना चाहिए, तभी वो देश अपने देश का विकास कर सकता है। अगर वो देश किसी और देश के अनुसार अपने देश को चलाएगा तो कभी भी वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।